जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए रोज़ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ लाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का लास्ट पॉइंट, आखिरी बिंदु। और आज आपका बायोलॉजी का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ आज आपका भौतिक विज्ञान का और रसायन विज्ञान का सिलेबस, भौतिक विज्ञान पहले ही ख़त्म हो चुका है। साथ ही साथ आज हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ उसके मॉडल पेपर जो हल करेंगे, और उसके साथ ही साथ केमिस्ट्री का भी आज आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। हिंदी का सिलेबस लगभग आपको पढ़ाया जा चुका है, उसके सारे मॉडल पेपर आपको हल करवाए गए हैं। फिर भी हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर हल करवा रहे हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि और बहुत सारी जानकारियाँ आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। जैसे कि क्लास 9, 10, 11, 12 की साइंस की सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, और आपको बीएससी, बीकॉम और एमकॉम की भी जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल के अलावा हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप वहां से जाके सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे WhatsApp ग्रुप में आपको बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलने वाली हैं। हर चीज़ का PDF, आपको जिस भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, आपको वो PDF मिल जाएगा, जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों, अभी ये फ्री आपको दिया जा रहा है, तो फटाफट आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारियाँ फ्री में मिलने वाली है। जैसे नीट वगैरह का PDF भी हम आपको मुहैया करा देते हैं, जिसका कोई चार्ज हम नहीं लेते। हालांकि इसका चार्ज लगता है, लेकिन हम अभी आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। अभी आने वाले कुछ साल, जैसे कि 2-4 साल तक भी हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित बनाना। हमारा ये चैनल समाज के विकास के लिए ही बनाया गया है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा से किसी को वंचित न रखा जाए, क्योंकि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ लाइक का बटन दबा दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो सके, जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ना केवल बीएड एंट्रेंस एग्जाम, आज जो वीडियो में बनाने वाला हूं, जो चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूं, ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, हर परीक्षा में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बनिएगा, आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो बहुत सारी जानकारी आप मिस करने वाले हो। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, और मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह बेहतरीन वीडियो। शुरुआत होगी आपकी वीडियो की आनुवंशिकता से। तो आनुवंशिकता समझने से पहले कुछ पॉइंट और समझ लीजिए। आनुवंशिकता, दूसरा पॉइंट आनुवंशिक पदार्थ, जबकि तीसरा पॉइंट होता है आपका आनुवंशिकी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, क्या होती है आनुवंशिकता? आप देखते हैं कि हर जीव अपने जनक के समान ही होता है। जैसे हम माता पिता से मैच करते हैं, है कि नहीं? हर जीव अपने माता पिता के हूबहू तो नहीं होता, लेकिन कुछ लक्षण उनके अंदर उनके माता पिता से आते हैं, है ना? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं आनुवंशिकता। एक एक पॉइंट को मैं आपको विस्तार से समझाता हूं, और आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आनुवंशिकता, पहले समझ जाइए आनुवंशिकता क्या होती है। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से
आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवांशिकता कहलाता है। इसे दूसरी भाषा में हम वंशागत के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे उस जाने के गुण को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आनुवांशिकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ की बात करते हैं। अब भाई आनुवांशिकता, आनुवांशिक लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा तो रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, बात अब ये आएगी कि कौन लेके जाता है। तो याद रखिएगा जीन क्या होता है ना, जीन है ना, जीन्स बहुत ज़्यादा राइबोसोम मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं इसका लिंक जो विस्तार जानते हैं कि केवल हम आपको यहाँ बीएड एंट्रेंस एग्जाम तक ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ही पढ़ा रहे हैं। ज़्यादा डीपली अगर आपको जाना है तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही पढ़ाया, जिसका वीडियो पहले ही अपलोड है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। हर वीडियो में जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाके वहां से सारी जानकारी विस्तार से ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आनुवांशिकता क्या होता है? आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का जो गुण होता है वो कहलाता है आनुवांशिकता। जबकि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो वही पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, या फिर यूं कहें कि वह पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। किसे कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ? तो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेके जाता है? तो वो लेके जाता है बाबू जीन। कौन लेके जाता है? जीन लेके जाता है। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने सन 1905 में, जोहानसन ने सन 1905 में, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। कब किया था? सन 1905 में। जोहानसन ने सन 1905 में जीन शब्द का प्रयोग किया था। बढ़ते हैं आगे आनुवांशिकी के बारे में। आनुवांशिकता, आनुवांशिक पदार्थ समझ में आ गया। अब देखिए क्या है कि जब हम इसी आनुवांशिकता का अध्ययन करने लगे, है ना, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, आनुवांशिकता वह पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है वो कहलाता है आनुवांशिक पदार्थ। कौन होता है आनुवांशिक पदार्थ? वो है जीन। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। कब किया था? सन 1905 में किया था। जबकि आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है आनुवांशिकी। एकदम देखिए, आनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का गुण आनुवांशिकता। आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी। आनुवांशिक सब पदार्थ यानी कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था जोहानसन ने। तो ये था आपका पहला पॉइंट। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का यह बेहतरीन वीडियो। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। क्या कहता है अगला पॉइंट? अगला पॉइंट है आपका आनुवांशिकता के बारे में। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। बात समझ लीजिए, ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकता का जनक। इनके बारे में आपको कुछ बता दूं तो इनके पिता माली थे, जो एक गिरजाघर में यानी कि एक चर्च में फूल को पानी देने का काम करते थे। उसे बचपन से ही ग्रेगर जोहान मेंडल उससे देखते थे। ग्रेगर जोहान मेंडल का अगर जन्म की बात करें तो सन 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। यह भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक कौन है भाई? तो आप शॉर्ट फॉर्म में उन्हें मेंडल के नाम से जानते हैं।
मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। जन्म कब हुआ था? 1822 में। कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बाबू ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो अलग अलग कलर के ये फूल देखते थे तो इनके मन में ये लालसा आई कि भाई ऐसा क्या है ना, कि ये मतलब ये फूल से दूसरा फूल, दूसरे से तीसरा, इनके मन में लालसा आई। तो अब विज्ञान में जानते हैं कि जिज्ञासा ही विज्ञान की जननी है। जिज्ञासा ही विज्ञान की जननी है। अगर आप किसी चीज के बारे में इंटरेस्ट लेते हो, है ना, उसके गहराई में जाते हो, उसके बारे में सोचते हो, तो आप कुछ नया पक्का करोगे। अगर आप सोचेंगे नहीं, आप कुछ करेंगे नहीं। पहले सोचिए, किसी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग, उसके बारे में सोच के रखिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो पढ़ाने से पहले मैंने ये सारी चीज़ें सोची होंगी दिमाग में ना, इसका सारा का सारा फिगर याद किया होगा, सारे बातें याद किया होगा, तब न जाके मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो वैसे ही किसी काम को करने से पहले मन में सोच आनी चाहिए। तो ग्रेगर जोहान मेंडल के मन में ये बातें आई तो उन्होंने क्या कर डाला? खोज कर डाला। अब इसके बारे में समझिए कि मेंडल ने क्या किया था बाबू, जब इन्होंने अपना नियम बनाया ना। मेंडल ने कितने नियम बनाए थे तो मैं आपको बता देता हूं। मेंडल के टोटल 3 नियम थे बाबू। मैं बारी बारी से आपको एक एक नियम पढ़ाऊंगा क्योंकि एक एक नियम से प्रश्न आते हैं। पहला नियम इनका था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। हालांकि आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि इन सारी चीजों की जानकारी पहले ही हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक एक एक नियम का, एक एक पॉइंट का वीडियो बना है दोस्तों। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पढ़िएगा। हालांकि इतना भी आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे और जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको कॉपी करके जा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि ज्ञान जितना हो सके ना उतना अर्जित कीजिए। आपने जितना पढ़ा है वो शून्य है, आपको जितना पढ़ना है वो अथाह है ना। मतलब जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, कभी आप कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो दूसरा नियम होता है स्वतंत्र अपविहुवन का नियम। स्वतंत्र अपविहुवन का नियम, जबकि एक नियम पृथक्करण का नियम। याद रखिएगा, ये वाला नियम दूसरे पे कर दीजिएगा, तीसरे पे, क्योंकि पहले इसको दिक्कत कोई नहीं होने वाली। ठीक है, तीनों नियम तो यही हैं। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का होता है, तीसरा स्वतंत्र अपविहुवन का नियम। सीरियल वाइज रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसे आप मेंटेन कर लीजिएगा। ये दूसरा पृथक्करण दूसरा नियम और तीसरा स्वतंत्र अपविहुवन का नियम। कैसे काम करता है ये नियम, क्या कहता है ये नियम, समझते हैं आगे। तो अभी हम समझ रहे थे मेंडल के बारे में, मेंडल का जन्म कब हुआ था, है ना। तो मेंडल का देखिए, अभी हम समझ रहे थे मेंडल के बारे में। तो जन्म हुआ था 1822 और ऑस्ट्रिया में हुआ था। लेकिन और समझिए इनके बारे में कि मेंडल ने जब नियम बनाया ना, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मेंडल ने जब नियम बनाया तो उस समय के जो वैज्ञानिक थे, क्योंकि जलन की भावना हमेशा रहती है हर व्यक्ति में। याद रखिएगा, आपसे जलेगा वही व्यक्ति जो या तो आपसे ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहा है या फिर आपके प्रोग्रेस से वो जल रहा होगा, है ना। जब आप काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पढ़ते हैं या फिर आप किसी चीज़ को तेज़ी से समझते हैं, सामने वाला नहीं समझ पाता, या फिर आप किसी चीज़ को अच्छे से बता पाते हो, सामने वाला नहीं बता पाता, तो जलस की भावना आ जाती है ना। लेकिन आप याद रखिएगा कि जलने वाला व्यक्ति ही आपका सबसे बड़ा हितैषी होता है। क्यों होता है? आप तो खा के 2 रोटी रात में सो जाएंगे, लेकिन वो बेचारा रात भर आपके बारे में सोचता रह जाता है। मतलब आपके बारे में सोचते सोचते वो बेचारा सोता है ना। मतलब आप उसकी रात हो, आप उसके दिन हो। इतना तो मम्मी पापा केयर नहीं करते जितना जलने वाले करते हैं। हाँ, तो जलने वाले को सलाम है। ठीक है, फिलहाल समझते हैं बाबू, है ना। तो क्या हुआ ना कि जब इन्होंने नियम बनाया तो इस नियम को उस समय के वैज्ञानिकों ने नहीं माना, उन्होंने इसका विरोध कर दिया और ये बातें दब गई। क्यों दब गई? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब मेंडल ने नियम बनाया तो वो फैला क्यों नहीं, प्रकाशित क्यों नहीं हुआ? ये भी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो मेंडल थे वो बहुत अमीर परिवार से बिलोंग नहीं करते थे, वो थोड़े गरीब टाइप के थे, है ना। वो गरीब थे,
गरीब होने की वजह से क्या होता था कि भाई वो माली परिवार से बिलोंग करते थे, तो वो गरीब थे, जिसकी वजह से जो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो कमज़ोर थी। तो अगर आप अमीर हो तो आपको अपने किसी चीज़ का ऐड करवाना है तो दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, है ना, आज अलग अलग पेपर में आप देख के एडवर्टाइज करवा देते हैं। लेकिन जो मेंडल थे उनके पास पैसे कम थे, तो उन्होंने एक लोकल पेपर वाले को अपनी जानकारी दी, जिसने उसे छापा। तो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, आप बताइए वो वीआईपी वाला पेपर लेंगे कि लोकल पेपर लेंगे? जाहिर सी बात है वीआईपी पेपर लेंगे, है ना। तो वो लेते थे, तो इनकी खबर वो जो लोकल वाला था कुछ लोगों तक पहुंची जिसको इसके बारे में जानकारी ही नहीं। अब किसी ऐसे व्यक्ति के पास, जैसे क्या अंधे के हाथ में बटेर लग जाना, है ना, किसी ऐसे व्यक्ति को मिल गया, अब वो उसकी जानकारी क्या जानेगा कि मेंडल का नियम क्या है, ये खोज क्या है। अगर वो किसी साइंटिस्ट के हाथ लगती तो वो उसके बारे में जानता कि भाई चलो बहुत अच्छी चीज़ किसी ने खोजी है, चलिए भाई इसको प्रकाशित किया जाए। लेकिन भाई जलन की भावना अगर किसी को मिला भी होगा तो वो कैसे चाहेगा कि आप विकसित हो जाओ, और वो विकसित नहीं हो। हाँ, इसी भावना की वजह से मेंडल का मामला भाई यहीं पे खत्म हो गया। अब एक पॉइंट और है, आगे चल के 3 वैज्ञानिक आए थे, है ना, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियम को आगे बढ़ाया। तो 3 नियम थे, ह्यूगो डी व्रीज और कॉरेंस, शेरमार्क, है ना। 3 वैज्ञानिक मैं यहां पे लिख देता हूं, ह्यूगो डी व्रीज, शेरमार्क, और थर्ड वन आपके है ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस, शेरमार्क। इसकी सारी जानकारी बाबू पहले ही दे दी गई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपली बताया गया, एक एक बिंदु को आपको ध्यान में रख के वो वीडियो बनाया गया है। क्योंकि ये तो आपका कॉम्पिटिटिव केवल ऐसे ही लाइटली पढ़ाया जाता है, आपको जो आने वाली चीज़ें वही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए आप लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए, तो मेंडल ने जब नियम बनाया तो इस नियम को भाई क्या किया गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, कोई माना ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। लेकिन बाद में जब ये मर गए, मेंडल की मौत के बाद, मृत्यु के बाद, 3 वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज, शेरमार्क और कॉरेंस, ने मेंडल के नियम को आगे बढ़ाया। जब उन्होंने मेंडल के नियम को आगे बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि मेंडल ने जो कहा था वो सारी की सारी बातें सही है, और बाद में इनकी खोज के आधार पर इन्होंने इनके मेंडल के नियम में कुछ परिवर्तन किए, और उसका क्रेडिट स्वयं नहीं दिया, मेंडल को दिया। लेकिन इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला था, और इनकी खोज, क्योंकि इसकी शुरुआत कौन किया था भाई, मेंडल ने किया था, तो मेंडल को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, पूछेगा कि मेंडल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था उनकी खोज के आधार पर, तो वो कौन दिया गया था बाबू, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, यहाँ तक। अब नियम पढ़े एक एक फटाफट। देखिए, तो मेंडल ने 3 नियम। अब एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, तो आप जानते हैं मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। अब एक पॉइंट और याद रखना बाबू कि मेंडल ने मटर के पौधे के सभी लक्षण दिए, केवल एक लक्षण को छोड़ के मेंडल ने मटर के पौधे जो थी उसकी पत्ती पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। याद रखिएगा, उन्होंने फल पे किया, फल का आकार किया, फली का आकार किया, पौधे का रंग, है ना, फली का रंग किया, फली फूली है या पिचकी हुई है, फूल कहाँ लगा है, नीचे लगा हुआ, ऊपर लगा हुआ, पौधा कहता है छोटा है या बौना है या फिर लंबा है, ये सारी चीज़ें किया। लेकिन ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है कि मेंडल ने पौधे के सभी भागों पर प्रयोग किया, किस भाग पर प्रयोग नहीं किया, तो मेंडल ने केवल मटर के पौधे के पत्ती पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बाकी पौधे के सभी भाग पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करिए ना फटाफट, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना। और आपका सब्सक्राइब नहीं आता तो मज़ा नहीं आता यार, व्यू लाओ एकदम, है ना, आग लगा दो, कमेंट किया करो, कुछ असुविधा हो अच्छे वाले कमेंट करने हैं आपको, है ना। कमेंट का मतलब बिरहा नहीं लिख देना है ना, पूरी गज़ल लिख देते हैं आप लोग, नहीं गज़ल नहीं, बढ़िया वाला कुछ ऐसा मुझे भी मोटिवेट कीजिए, है ना, कुछ ऐसे वर्ड बोलिए जो कानों को अच्छे लगे,
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? मटर पे किया था। सभी लक्षण लिए थे सिवाय किसको छोड़ के? पत्ती को छोड़ के, है ना। पौधे के सभी भाग पे किए थे सिवाय पत्ती को छोड़ के। एक एक नियम बता रहा हूं, एक एक नियम बता रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां से गांठें बांध लो, एकदम कहीं हिलना नहीं है। पहला नियम, मेंडल ने कहा था कि जब दो अलग अलग लक्षण वाले, यानी कि दो अलग अलग लक्षण का मतलब, इसके बारे में विस्तार से वीडियो के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से पढ़ लीजिएगा कि प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब कभी प्रभावी लक्षण वाले और अप्रभावी वाले लक्षण वाले पौधे के बीच आप क्रॉस करवाएंगे, यानी कि जब दो या दो से अधिक, है ना, जब कोई जीव है अलग लक्षण वाले हैं, दो अलग अलग लक्षण वाले जीवों के बीच आप क्रॉस करवाते हैं, तो जो पहली F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी जो आएगी ना, उसमें दो लक्षण उत्पन्न होंगे, उसमें दो लक्षण उत्पन्न होंगे। एक लक्षण दिखाई देगा, एक लक्षण दिखाई नहीं देगा। जब दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच परस्पर क्रॉस करवाया जाता है, जब दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच परस्पर क्रॉस करवाया जाता है, तो F1 जनरेशन में जो संतान उत्पन्न होती है उसमें दो लक्षण उत्पन्न होते हैं, एक दिखाई देता है और एक दिखाई नहीं देता। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी और दिखाई ना देने वाले लक्षण को अप्रभावी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये बहुत ही जबरदस्त तरीका। अभी देखिए इधर से करता हूं, ठीक है। कैपिटल टी इसका मतलब होता है शुद्ध लंबा, स्मॉल टी इसका मतलब होता है शुद्ध बौना। तो जब कभी भी शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने का हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस पौधे को बोला जाता है संकर पौधा, है ना। ये वर्ड जो है ये आपको याद करने हैं। संकर को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिड, है ना। वह पौधा जिसके अंदर दो जीवों के लक्षण, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। तो जब दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच परस्पर क्रॉस करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी जो बनेगी, F1 फर्स्ट जनरेशन, उसमें जो पौधा होगा इसके अंदर दो लक्षण होगा, एक दिखाई देगा, एक दिखाई नहीं देगा। आप देखते हैं कोई भी जीव है वो माता पिता से मिलता है। अगर लड़के को मानव की बात कर ले, देखते हैं लड़का मम्मी को भी पढ़ा रहता है, पापा को भी पढ़ा रहता है ना। कुछ लक्षण ऐसा नहीं कि अगर वो पापा जैसा दिखता है तो उसके अंदर मम्मी के लक्षण नहीं है ना। एक दिखाई देता है, एक दिखाई नहीं देता। तो जो लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण और जो दिखाई नहीं देता वो अप्रभावी लक्षण। जैसे मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा देखिए, आप ये भी क्रॉस करवा सकते हैं, जबकि कहीं कहीं दूसरा वाला क्रॉस भी करवा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो लक्षण होंगे वो समान लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप रंग ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं लाल रंग और इसको बोलते हैं सफेद, और लाल सफेद का क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा? गुलाबी, है ना। तो अभी देखिए ये वाला थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लगेगा, जबकि ये आसान लगेगा। कैपिटल लाल रंग में सफेद रंग मिलाएंगे तो कौन बन के आएगा? गुलाबी। यानी कि गुलाबी कैसा हुआ? संकर हुआ। कैसा हुआ? संकर हुआ। तो गुलाबी में सबसे ज्यादा कौन सा रंग दिख रहा है? लाल दिख रहा है ना। यानी कि लाल कैसा हुआ? प्रभावी हुआ। तो क्या उस गुलाबी के अंदर सफेद नहीं है? लेकिन वो कैसा है? अप्रभावी है। कैसा है भाई? अप्रभावी है। तो यही तो कह रहा है पहला नियम कि जब दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच परस्पर संकरण करवाते हैं तो F1 जनरेशन में जो संतान होती है उसके अंदर दो लक्षण उत्पन्न होते हैं, एक दिखाई देता है, एक दिखाई नहीं देता। दिखाई देने वाले लक्षण को कहते हैं प्रभावी लक्षण, दिखाई ना देने वाले लक्षण को कहते हैं अप्रभावी लक्षण। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, समझते हैं पृथक्करण का नियम। अब देखिए एक एक डायग्राम याद रखिए। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करवाए, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि संकर पौधा। इसी दूसरा नियम यहीं से शुरू होता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का हम क्या करवा दें? स्वपरागण करवा दें। क्या करवा दे भाई? स्वपरागण करवा दे, तो जो संतानें आएंगी, अब देखो भाई, है ना, अब जो संतानें आएंगी इनमें क्या मैटर है? इनका मैटर कैसे? इसको आप इसके दो युग्मक बना दीजिए फटाफट, है ना। क्या करेंगे? कैपिटल टी, दो कैपिटल टी कर दीजिए, दो स्मॉल टी कर दीजिए।
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। जब स्वपरागण करवाएंगे तो जो संतानें आएंगी, है ना, जो संतानें आएंगी वो क्या होंगी, जो संतानें आएंगी वो क्या होंगी, क्या वो माता पिता के समान होंगी या फिर क्या होंगी, है ना। यही हमें ये समझना है भाई, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, क्रॉस करवा देंगे, स्वपरागण करवाएंगे तो जो संतानें आएंगी वो कैसी हो जाएंगी, है ना। स्वपरागण करवाएंगे तो जो संतानें होंगी, वो जो संतानें पैदा होंगी वो क्या माता पिता के समान होंगी या फिर कैसी होंगी, है ना। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये भी समझते हैं ना, ये भी नियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा पृथक्करण का नियम में, तो जब इसका स्वपरागण करवाएंगे, है ना, एक चीज़ देखिए, सॉरी, है ना, ये क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये क्या होगा, ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि युग्मक हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी है। अभी देखना क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, ये युग्मक चेंज हो गया भाई, तो कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये हो जाएगा आपका स्मॉल टी, है ना। क्या होगा कि जब कभी भी अपवन जनरेशन के पौधे में हम स्वपरागण करवाएंगे तो इसकी जो संतानें होंगी वो क्या, वो 3:1 के अनुपात में क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। अभी समझिए 3:1 क्या है, यानी कि लंबा पौधा कितना होगा, 3 होगा, लंबा पौधा कितना होगा, 3 होगा, जबकि बौना पौधा कितना होगा, 1 होगा। भाई काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यार, लाइट भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना पढ़ाने में, है ना। देखिए बहुत मेहनत लग रही भाई पढ़ाने में, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, है ना। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो क्या करना है कि जब किसी संकर पौधे में हम यहाँ वाला पौधा मैं बताया ना, ये एकदम ध्यान से दीजिए, इसको आप स्वपरागण केवल करवा दीजिए, इसके युग्मक को तोड़ दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्वपरागण का मतलब उसी से करवाना है, स्वपरागण का मतलब उसी से, तो इसका स्वपरागण यही, तो आप इसके युग्मक को केवल अलग अलग लिख दीजिए, फटाफट बस गुणा कर दीजिए। याद रखिएगा कभी भी कैपिटल टी का गुणा स्मॉल टी में करें चाहे स्मॉल टी का कैपिटल टी में, हमेशा पहले कैपिटल टी ही लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है। कैसे प्रभावी है मैंने आपको पहले ही बताया, इसको ज़्यादा हम डीप करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं हो पाएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये था आपका यहाँ तक। अब तीसरा नियम समझते हैं, दूसरा समझ में आ गया, नहीं आया फिर से समझ लो कि जब किसी संकर पौधे में, यहाँ से बन गया ना भाई, अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच हमने क्रॉस करवाया तो हमें संकर पौधा प्राप्त हुआ। संकर किसे कहते हैं, वह पौधा जिसके अंदर 2 जीवों के लक्षण है उसे क्या बोलेंगे, संकर पौधा बोलेंगे। तो संकर पौधे में ही स्वपरागण करवाएंगे, उसके युग्मक को हम अलग अलग लिख दिया, हमने क्रॉस करवाया, तो हम कहेंगे कि जब संकर पौधे में हम स्वपरागण करवाते हैं तो इसकी संतानें हमेशा 3:1 के अनुपात में। तो याद रखना ये क्या है, ये है आपका F2, यानी कि सेकेंड, ये फर्स्ट जनरेशन वो सेकेंड जनरेशन। तो जो सेकेंड जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी आएगी वो कितने, 3:1 के अनुपात में आएगी। ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब तीसरा नियम क्या कहता है ना, तीसरा नियम स्वतंत्र अपविहुवन का नियम, है ना। इस नियम को एकदम ध्यान में रखना, स्वतंत्र मतलब फ्री, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जब जब गर्भ में भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है तो युग्मक पहले टूट जाता है, 2 अलग अलग जीव विकास करते हैं, ना तो वो माता जैसा होता है ना तो वो पिता जैसा होता है, और वो एक नए जीव के रूप में विकास करता है। वही आपका होता है स्वतंत्र अपविहुवन का नियम। यही आपका सिलेबस इतना ही है। अब आगे के कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं। आगे आपको दिया हुआ है बाबू सहलग्नता। सहलग्नता, इसमें 2 चीजें दी हुई हैं। पहला आपको दिया हुआ है वर्णांधता और दूसरा आपको दिया हुआ है हीमोफीलिया। देखिए मैं आपको इसके बारे में केवल थोड़ा सा बताऊंगा,
इसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वर्णांधता अपने आप में एक वीडियो खुद है, हीमोफीलिया अपने आप में एक वीडियो खुद है। इन सारे का डिस्क्रिप्शन मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। विस्तार से बाबू देख लेना, जरूर देख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है ये। ठीक है, तो सहलग्नता क्या होता है कि हमें हमेशा हमारे पूर्वजों से अच्छे गुण ही नहीं मिलते, बल्कि हमें कभी कभी कुछ लोगों को उनके पूर्वजों से, है ना, बीमारियां भी मिल जाती हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता। क्या होती है हीमोफीलिया, क्या होता है वर्णांधता? वर्णांधता मतलब इसमें व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाता। कौन कौन से रंग? ना ये लाल रंग पहचान पाता है, ना ये हरा। अब याद रखिए, लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता। अब एक क्वेश्चन और, तो फिर ये सबसे ज्यादा कौन सा रंग देख पाता है? तो ये देख पाता है पीला। तो ऐसे व्यक्ति ना कभी पुलिस में जा सकते हैं, ना कभी ट्रैफिक पुलिस बन सकते हैं, है ना। मतलब ना तो कभी पायलट बन सकते हैं, ना कभी पुलिस बन सकते हैं। भाई रुकवाना होगा, है ना, रेड सिग्नल है तो रुकवाना है, भाई साहब छोड़ देंगे, है कि नहीं। पायलट साहब को रोका गया तो टेक ऑफ कर देंगे, कभी लैंड कर देंगे, है ना। तो ये समस्या है। हीमोफीलिया में क्या होता है? इसमें प्रोथ्राम्बिन नामक जो प्रोटीन होता है, विस्तार से पढ़ाया गया है। आप जानते हैं प्रोथ्राम्बिन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपको कभी कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो ब्लड का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन काम में आता है? तो वो होता है प्रोथ्राम्बिन। जबकि शरीर के अंदर रुधिर का थक्का ना बने, उसे लिक्विड फॉर्म में रखने का काम कौन करता है? हिपैरिन, याद रखिएगा। तो हीमोफीलिया में व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो रुधिर का थक्का नहीं बनता, जिससे व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। आगे बढ़े, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, है ना। एक ही कलर का चाक यूज कर करके परेशान हो गया। चले आगे बात करेंगे जैव विकास के बारे में। जैव विकास, इसका भी वीडियो पहले ही देखिए। मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप कहेंगे सर हर चीज़ का वीडियो बना, बिल्कुल हर चीज़ का वीडियो पहले ही बना है। मैं आपको लाइटली बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और जिसकी ज़रूरत होगी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लीजिएगा। क्योंकि एक ही चीज़ बार बार क्या डालना, है ना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, हमारा टाइम बिल्कुल करीब है, हम सफल होने वाले हैं, हम सक्सेस होने वाले हैं, है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बात करेंगे जैव विकास। वैसे हम जानते हैं हमारे पृथ्वी का, वैज्ञानिक का मानना है कि पृथ्वी की जो आयु है वो 4.6 अरब पूर्व है। पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, कितने साल पहले बनी है? तो माना जाता है इसकी उत्पत्ति 4.6 अरब पहले हुई। लेकिन जैव विकास, इस पे जीवन पहली बार कब आया, है ना? इस पे पहली बार जीवन आया लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व। ये याद करने वाले टॉपिक है। कब आया? 3 अरब वर्ष पूर्व आया है। ठीक है, दो वैज्ञानिक की बातें आप याद रखिएगा। आप लैमार्कवाद और डार्विनवाद, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक ही बातें बार बार बताने की जरूरत है नहीं। और दो चीजें, समजात अंग और दूसरा समवृत्त अंग, है ना। वे अंग, है ना। समजात क्या होता है, समवृत्त मैं आपको बता देता हूं, लेकिन फिर भी आप क्या करिएगा ना, इसको जाके देख जरूर लीजिएगा कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, है ना। तो समजात अंग ऐसे, पहले समवृत्त समझ लीजिए। वे अंग जो उत्पत्ति में अलग अलग है, मतलब जो उत्पत्ति यानी कि उत्पन्न कैसे हैं, अलग अलग, लेकिन कार्य एक, उसे क्या बोलेंगे, समवृत्त अंग। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान, कार्य अलग अलग,
उसे क्या बोलेंगे, उसे समजात। जैसे घोड़े का अगला पैर है ना, और पक्षियों के पैर पंख, ये क्या है, उत्पत्ति अलग अलग है कि नहीं है, संरचना भी अलग अलग है ना। तो जब ऐसा मतलब ये उत्पत्ति समान है और कार्य क्या कर रहे हैं, एक जैसा। जो पक्षी का पर होता है ना, जो पंख होता है ना, वो एक्चुअल में पैर ही है, लेकिन वो रूपांतरित तो हो जाता है पंख में। ठीक है, तो ये था बाबू आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर हो। तो वीडियो में मज़ा आया कि नहीं आया? बिल्कुल मज़ा आया होगा, मुझे मज़ा आया तो आपको भी आया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर डालो यार, कर डालो, है ना। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक, कोई असुविधा हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये जैव विकास, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, समजातंग, समवृत्त अंग विस्तार से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से पढ़िएगा, बिल्कुल पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। दिल लगा के पढ़ना बाबू, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाय बाय।